हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बृहद हिमालय। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन किए। आज हम लोग यहाँ पे बृहद हिमालय के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका बृहद हिमालय का क्या है, ये सबसे ऊंचा भाग है। आपका जो हिमालय है वो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में बटा हुआ है ऊंचाइयों के आधार पर। तो यहाँ पे हम कहें बृहद हिमालय क्या सबसे ऊंचा हिमालय है, इसके बाद आपका मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक हिमालय। और पिछले वीडियो हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में देखा। ट्रांस हिमालय आपका हिमालय का भाग नहीं है। इस हिमालय के बनने से पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था और साथ ही साथ जो ट्रांस हिमालय है ये यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आपका हिमालय है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये इंडियन प्लेट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपका ये बृहद हिमालय है, हिमालय के तीन भाग हैं। एक आपका बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे जिसके बारे में वो है बृहद हिमालय। हम यहाँ पे मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सिर्फ बृहद हिमालय के बारे में। तो अगर हम बृहद हिमालय के निर्माण की समय देखें कि इसका निर्माण कब होता है, तो इसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के ओलिगोसीन कल्प के अंतर्गत होता है। और जो आपका बृहद हिमालय है ट्रांस हिमालय से ITSZ के द्वारा अलग होता है। और यही बृहद हिमालय के दक्षिण में अगर हम देखें, इसी बृहद हिमालय के दक्षिण में अगर हम देखें तो हमें मध्य हिमालय दिखाई देता है। और मध्य हिमालय और बृहद हिमालय ये दोनों किससे अलग होते हैं? MCT के द्वारा अलग होते हैं। और आपका शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय ये अलग होते हैं MBT के द्वारा। तो अगर हम यहाँ पे निर्माण की प्रक्रिया देखें कि जो ये आपका बृहद हिमालय, जो ये इतना आपको ब्लैक में ये जो सतत श्रृंखला आपको दिखाई दे रहा है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक का जो विस्तार दिखाई दे रहा है ब्लैक में, वो आपका क्या है? वो आपका बृहद हिमालय है। अब बृहद हिमालय का अगर हम निर्माण देखें तो निर्माण की जो प्रक्रिया है ये संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से बना हुआ है। और जो ये वलन है ये समानांतर वलन श्रेणियों के रूप में है। और जो आपका ये वलन है एक तरह का क्या है? ये मोड़ है। वलन का मतलब क्या? आपका मोड़। और ये मोड़ कैसा है? एक तरह का ये असममित कहने का मतलब जो ये मोड़ है या जो वलन है, इसकी दोनों भुजाओं की जो लंबाई है और जो इसका ढाल है दोनों एक समान नहीं है। इसीलिए हम इस प्रकार के वलन को या मोड़ को हम असममित, या हम इसके प्रकृति या प्रकार को हम क्या कह रहे हैं? असममित। वलन भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक है असममित या हम कहें असिमेट्रिकल। तो यानी कि निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो संपीड़न बल लग रहा है आपका यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के द्वारा, जो एक कंप्रेशन या हम कहें संपीड़न बल जो लग रहा है, उस बल के दौरान टेथिस सागर में क्या होता है? मोड़ पड़ता है, वलन पड़ता है। उस वलन की प्रक्रिया के द्वारा वो जो अवसाद होते हैं टेथिस सागर में वो ऊपर की ओर उड़ते हैं। लेकिन जब वलन पड़ता है तो वो समानांतर होते हैं और समानांतर में असममित होते हैं। तो इस तरह से इस बृहद हिमालय का निर्माण होता है। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो बृहद हिमालय की लंबाई लगभग ये 2500 किलोमीटर के अंतर्गत है। और विस्तार ये 2500 किलोमीटर के अंतर्गत इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, जहाँ पे आपका सिंधु नदी जो गार्ज का निर्माण करती है, उसी के पास आपका ये नंगा पर्वत है। वहाँ से ये शुरू होता है और इसका एक विस्तार यानी कि एक सतत विस्तार होता जाता है। और ये सतत विस्तार हमको तिब्बत के नामचा वरवा पर्वत तक हमको ये दिखाई देता है। इस पर्वत का थोड़ा बहुत विस्तार हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर के अंतर्गत ये आता है। और इसका जो विस्तार है ये कहीं पे भी बीच में टूटा फूटा कटा फटा नहीं है, एक सतत श्रृंखला के रूप में है यहाँ तक। बाद में ये
अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ये कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ये क्या हो जाता है, टूट फूट जाता है, यानी कि लेकिन यहाँ से यहाँ तक का विस्तार एक सतत श्रृंखला में है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, ग्रेट हिमालय या मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसका जो औसतन चौड़ाई है लगभग ये 25 किलोमीटर के अंतर्गत इसका औसत चौड़ाई हमको देखने को मिलता है। अगर इसके हम एवरेज यानी कि औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई इस महान हिमालय की लगभग 6100 मीटर हमको देखने को मिलता है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी जो है एवरेस्ट पर्वत है जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक है इस चोटी के अंतर्गत। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर हम कहें कि इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है, इस बृहद हिमालय को हम कहें अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो हम कहेंगे कि इसे बर्फीला या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों हम इसको हिमाद्री या बर्फीला हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस क्या है, ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है और यहाँ पे हमेशा क्या है, बर्फ जमा रहती है, या हम कहें साल भर यहाँ पे क्या होता है, बर्फ की वर्षा होती रहती है, जिससे यहाँ पे क्या अनेक ग्लेशियर का निर्माण हो जाता है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम बर्फीला या हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी कि इस चोटी पर हम कहें, इस जो पर्वत श्रृंखला हिमालय का, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है, इसी वजह से। अगला है, इसको हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। सर्वोच्च हिमालय क्यों कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो ट्रांस हिमालय है, जो मध्य हिमालय है, जो आपका शिवालिक हिमालय, या हम कहें जो हमारा ये नया वाला हिमालय है, बृहद, मध्य और ट्रांस, इन तीनों में सर्वाधिक ऊंची चोटी किसकी है, सर्वाधिक ऊंचाई किस पर्वत श्रृंखला की है, तो ये आपका बृहद हिमालय की जो ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा है मध्य हिमालय से भी और शिवालिक हिमालय से भी। और हम कहें कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियां हैं, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो चोटियां इसी बृहद हिमालय के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं। एक अलग नाम है आपका ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। ग्रेट हिमालय या महान हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इसका विस्तार है, इसका विस्तार लगभग 2500 किलोमीटर के अंतर्गत हम एक सतत रूप में देखते हैं, और सतत रूप में देखने की वजह से ही हम इसे ग्रेट हिमालय या महान हिमालय कह रहे हैं। जो विस्तार है इसका नंगा पर्वत से लेकर नामचा वरवा तक हमको देखने को मिलता है, तो इसी वजह से हम इसे ग्रेट हिमालय या महान हिमालय भी कहते हैं। और इसका हमने विस्तार देख ही लिया कि पश्चिम में अगर हम कहें कि ये नंगा पर्वत जो कि सिंधु नदी के गाज के पास है और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा वरवा तक इसका विस्तार है। अगर हम कहें कि ये क्या है, ये जो हिमालय है, हिमालय में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो इन तीनों पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत ये सबसे प्राचीन श्रृंखला है। ये कैसी है, सबसे प्राचीन श्रृंखला है, और साथ ही साथ ये क्या है, एक सतत पर्वत श्रृंखला का निर्माण भी करता है। इसके बाद अगर हम देखें अगला पॉइंट, तो इसका जो पूर्वी भाग है वो पश्चिम भाग की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा है। इसके बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि यहाँ का जो पूर्वी भाग है इस हिमालय का, बृहद हिमालय का, हम यहाँ मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ बृहद हिमालय की बात कर रहे हैं। तो जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय का जो ये पूर्वी वाला भाग है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है किसके कंपेयर में, पश्चिम वाले हिमालय के कंपेयर में, या पश्चिम वाले बृहद हिमालय के क्षेत्र से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक बल कार्य करता है, और ये कौन सा बल है ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और इसी क्षेत्र में हमको पूर्वी भाग में ही हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां भी हमको देखने को मिलती हैं। उन चोटियों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, तो यानी कि विश्व की जो सबसे टॉप मोस्ट ऊंची ऊंची चोटियां हैं पर्वतों की, वो हमको इसी हिमालय या इसी बृहद हिमालय के अंतर्गत हमको दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में शुरुआती अगर हम कहें 10 चोटियां,
तो हमको इसी हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। चाहे आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, चाहे आपका कंचनजंगा हो गया, ये सब इसी बृहद हिमालय के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं। और जो ये आपका बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के इस बृहद हिमालय के अगर हम नीचे की बात करें, क्रोड की बात करें, तो यहाँ पे हमें आर्कियन क्रम या हम कहें आग्नेय क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये समय के साथ आग्नेय क्रम की चट्टानें ये धीरे धीरे अवसादी परतदार चट्टानों में ये रूपांतरित होती चली गई। और वर्तमान समय अगर हम बात करें तो ये वर्तमान समय में कायांतरित, यानी कि अब वो अवसादी परतदार जो चट्टान थे वो भी लगभग वो खत्म होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और वही चट्टान अब हमें कायांतरित रूप में दिखाई दे रहे हैं, नीस के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ग्रेनाइट के रूप में दिखाई दे रहे हैं और शिस्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। किसके नीचे? इस हिमालय पर्वत के नीचे क्रोड वाले क्षेत्र में जो ग्रेनाइट हमें प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। और यहाँ से इसी बृहद हिमालय के मध्य भाग से आपके बहुत से ऐसी नदियां बहती हैं, गंगा हो गई, आपके यमुना हो गई, तो ये सब यहीं से इसी हिमालय के ग्लेशियर से निकलते हैं। और यहाँ से इसके मध्य भाग से, बृहद हिमालय के मध्य भाग से जो नदियां निकल रही हैं वो एक सतत वाहिनी नदियां हैं। क्यों? क्योंकि इन नदियों में हमेशा पानी बना रहता है। और बने रहने का कारण भी है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्लेशियर हैं और वो ग्लेशियर पिघलने के साथ साथ क्या होता है, उन ग्लेशियरों का, उनके द्वारा छोड़े गए पानी जो होते हैं, जो पानी होता है, उनका भी क्या होता है, प्रवाह हमेशा बना रहता है। जिसकी वजह से इस क्षेत्र से, या हम कहें बृहद हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो एक सतत वाहिनी नदियों के रूप में जानी जाती हैं। और इन्हीं इसी पर्वत का बृहद हिमालय है, जो आपका ये बृहद हिमालय दिखाई दे रहा है, ये इस बृहद हिमालय को काट कर कुछ नदियां हैं जो बहती हैं, जिसको हम पूर्ववर्ती नदियों के नाम से जानते हैं। जैसे आपका अलकनंदा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया और आपका सिंधु हो गया। ये ऐसी नदियां हैं जो इस बृहद हिमालय को काट कर क्या होती हैं, आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। ऐसी नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियों के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये नदियां हिमालय से बनने के पहले ही क्या हो रही हैं, प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे हिमालय क्या हो रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ती गई, वो नदियां अपने रास्ते को बदली नहीं, उसी रास्ते को एक तरह से उस हिमालय पर्वत को या बृहद हिमालय को काट के क्या करती हैं, ये अपने रास्ते को बनाए रखती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो आपकी पूर्ववर्ती नदियां हैं, जैसे सिंधु हो गई, अलकनंदा हो गई और आपके ब्रह्मपुत्र हो गई, वो बृहद हिमालय को काट के ही क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। हम जो आपका बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के पर्वतीय ढाल की अगर हम बात करें तो इसका जो ढाल है, जो इसका ढलान है, दक्षिण की तरफ हमको ज़्यादा तीव्र ढलान हमको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम उसके उत्तर की तरफ बात करें तो वहीं इसके उत्तर जो है, इसका जो पर्वतीय ढलान है वो हमको कम देखने को मिलता है। इसका कारण है कि जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के द्वारा जो अभिसारी बल लगाया जा रहा है, इसी के कारण जो हिमालय का पर्वतीय भाग है जो दक्षिण की तरफ है उसका ढलान बहुत ज़्यादा है। लेकिन उत्तर की तरफ में क्या है, इसका पर्वतीय जो ढलान है वो हमको कम देखने को मिलता है।